नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अक्सर ये देखा जाता है और इस पर बहस भी होती है कि कौन कितने अपराधियों को संरक्षण दे रहा है राजनीतिक रूप से, कितने अपराधी जो हैं, कितने डकैत, गैंगस्टर, माफिया, डॉन सत्ता में आ गए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वहां पर यह कहा जाता है कि योगी राज या योगी आदित्यनाथ की सरकार में गैंगस्टर की शामत आ रही है। तरह तरह की बात की जा रही है अतीक और मुख्तार के संदर्भ में। वो मसला अलग कि विपक्ष भी हमलावर होता है कि आपने तो और नए गैंगस्टर खड़े किए हैं, अगर पुराने गैंगस्टर थे तो इन नए गैंगस्टर्स का क्या। बहरहाल ये चर्चा अगर उत्तर प्रदेश में हो रही थी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो रही थी अतीक और अशरफ की मृत्यु के बाद, तो बगल के बिहार में एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई। वहां पर आनंद मोहन जो कि सजा याफ्ता थे, मर्डर जैसा गंभीर चार्ज, उनके लिए रेमिशन का जो कानून होता है, यानी कि उनको क्षमा करने का जो कानून होता है, उसमें बिहार सरकार ने तब्दीली की, बदलाव किया और अब वो बाहर हो गए। अब वो बाइज्जत बाहर आ गए। इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन भी बटी हुई है। कुछ नेता कह रहे हैं कि ये बहुत गलत किया नीतीश कुमार ने और आरजेडी ने, लेकिन कुछ नेता धीरे से समर्थन भी कर रहे हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनेता और राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे या तो हैं या फिर वो सजा याफ्ता हैं। आज का जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो एकदम सीधा है। सत्ता के लिए क्या गैंगस्टर का आनंद ही आनंद है? क्योंकि यहां बात हो रही है आनंद मोहन की, लेकिन सिर्फ उन्हीं तक अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे, आगे की भी बात करेंगे, अलग अलग जगहों की बात करेंगे। क्योंकि जिस राज्य में आप जाइए वहां पर सत्ता के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए हम अक्सर देखते हैं कि दूसरे को नसीहत देने वाली पार्टियां अपने आप खुद कुछ वैसा ही करती हुई दिखती। मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर मेहमानों का। डॉक्टर नवल किशोर, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपका बहुत बहुत स्वागत। नवीन उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में। आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कात्यायनी चतुर्वेदी, आप भाजपा समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो के फॉर्मेट में सब लोगों को, सारे वक्ताओं को अपनी बात रखने का, एक शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। तो डॉक्टर नवल किशोर, आपसे शुरू करेंगे, आपका समय शुरू होता है। देखिए, जिस बात पे या जिस रिहाई पे इतनी चर्चा हो रही है और एक खास तरह का माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसके राजनीतिक मायने हैं और राजनीतिक आधार पे हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि जो एक प्रक्रिया है कि कौन व्यक्ति जो दंड भुगत रहा है वो कितने सालों के बाद रेमिशन का अधिकारी होता है। और उसमें हाँ, एक पहलू जिससे चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि एक कानून में जो बदलाव जो 2012 में आया था उसमें उस पक्ष को क्यों हटाया गया, क्योंकि उस पक्ष को हटाने से एक व्यक्ति को फायदा हुआ है। हालांकि 27 में 27 एक तो उनका निधन हो गया है और 26 लोग जो रिहाई हुए हैं उसमें मात्र एक ही ऐसा केस था जिसको केंद्र में रख के देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया के आधार पे कोई रिहाई होती है तो उसका राजनीतिक मायने निकालना विपक्ष को शोभा देता है, वो करता है। लेकिन मेरा कहना है कि एक वंस ए कन्विक्ट ऑलवेज ए कन्विक्ट तो रूल नहीं हो सकता है ना। जो अगर अपराधी है, किसी भी तरह के अपराध में है, उसका सजा मुकर्रर हुआ, वह सजा उतना भुगता, उसके बाद एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया पे हाय तबाह मचाने वाले लोग वो पहले ये बताना चाहिए कि बिल्किस बानो के केस में गुजरात में वो भी रेमिशन का ही मामला था, उस समय वो संत क्यों थे और अभी बिहार में ये जो हुआ है उस पर दोहरा उनका विचार क्यों है, एक स्पष्ट संदेश क्यों? बिल्कुल। नवीन जी, देखिए, पहले तो हम ये पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि 2012 में ये संशोधन किया गया था जिसमें ये आया कि पब्लिक सर्वेंट की हत्या करने पर आपको रिमिशन नहीं मिलेगा। तो 2012 में भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और आज भी वही हैं। क्या बदल गया 2012 और 2023 में कि उस प्रावधान को जिस मुख्यमंत्री ने लाया उसी मुख्यमंत्री ने उसको ख़त्म भी कर दिया। तो नेचुरली ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें डेफिनेटली पॉलिटिकल डिसीजन है और ये डिमांड उठ रही थी लास्ट 2 साल से, लेकिन 2 साल से ये कर नहीं हो पाया था डिफरेंट कारणों से। आज नीतीश कुमार को जरूरत है इस बात की कि उनके साथ अपर कास्ट के कुछ वोट जुटे। आपको एक और चीज़ पॉइंट आउट करना हम चाहेंगे, 1 साल पहले एक बाई इलेक्शन हुआ था तारापुर का। उस समय
खुद ही मुख्यमंत्री थे नीतीश जी उस समय भी, उस समय आनंद मोहन जेल में थे और सहरसा जेल में रेड हुआ था, उनके पास से 4 मिले थे, उनके पास से मोबाइल फोन्स, और वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे इलेक्शंस को करने के लिए। तो उस समय बिहार गवर्नमेंट का एटीट्यूड डिफरेंट था, आज के दिन में डिफरेंट है। लेकिन देखिए, इसको एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहेंगे, जो आपने कहा कि इसमें एज ए जर्नलिस्ट आई कैन से एनीथिंग कि ये गलत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपॉर्चुनिज्म का गेम बिहार में खेल रहे हैं। बीजेपी के लोग जो इसको कह रहे हैं कि इमोरल है, उसमें बीजेपी के बड़े नेता जो है राजू प्रताप रूडी ने वो वेलकम किया है, गिरिराज सिंह ने इनडायरेक्टली वेलकम किया है। बीजेपी के सारे बड़े नेता जो है, किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि सामने आकर इसको क्रिटिसाइज कर सके। तो ये मैं वापस आऊंगा आपके पास, आलोक वत्स। देखिए संकेत जी, ये प्योरली पॉलिटिकल मूव है, इसका और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। और आनंद मोहन के साथ साथ जो वो 26 आदमी छोड़े गए हैं, वो सब ड्रेडेड क्राइम में इन्वॉल्व लोग हैं, बलात्कार, लूट, डकैती, इसी सब में इन्वॉल्व हैं। और ये लिस्ट अकॉर्डिंग टू मी लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को थमाया और कहा कि इन सबको बाहर निकालिए आने वाले चुनाव से पहले, और इसीलिए उन्होंने उनके दबाव में आके किया, क्योंकि यही व्यक्ति थे जिन्होंने 2012 में वो कानून लाए थे और आज खुद अपने कानून को खुद ही वापस ले लिए हैं। और बिल्किस बानो वाले केस में कोई रिमिनिशन नहीं हुआ था, उसमें नॉर्मल कोर्स में एक हुआ था, लेकिन यहां तो रूल में बदलाव करके उनको बाहर निकाला गया है। और नियति यह है बिहार की आज कि वहां पर चोर उचक्का पकेटमार बच गया है, लेकिन जितना आदमी बाहुबली या इस टाइप का लोग है, सब नेता है किसी न किसी पार्टी में, आप छानबीन कर लीजिए, ठीक, कोई नहीं बचा है। ठीक ठीक, कात्यायनी जी। संकेत जी, मुझे लगता है कि सत्ता का आनंद लेने के लिए नीतीश कुमार ये सहारा लेके वो आगे आए हैं और इसी क्रम में आनंद मोहन की रिहाई हुई है। जो नीतीश कुमार, जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, आज क्या मजबूरियां हैं? निश्चित रूप से कुर्सी की लालच है, जिसको लेकर वो आरजेडी के दबाव में कह लीजिए कि एक मोहरा बन के रह गए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब कैसे येन केन प्रकारेण अपनी कुर्सी बचा ली जाए। वो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते थे तो वो विकास की बात करते थे, आज वो उसके साथ हैं। जंगल राज की स्थापना जिसने की बिहार में, लालू प्रसाद यादव, उनका दबाव बनता है नीतीश कुमार के ऊपर और नीतीश कुमार इस चक्कर में 27 ऐसे आरोपियों को रिहा कर देते हैं जेल मैनुअल में बदलाव करके। इससे साफ होता है कि नीतीश कुमार की चाहत बस एक है कि किसी तरह से वो कुर्सी पर बने रहें, सत्ता में बने रहें और इसके लिए जो भी किया जा सके। एक दलित आईएएस की हत्या सरेआम होती है और उस पर नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के लिए मैनुअल में बदलाव करते हैं। मंशा साफ होती है कि दलित विरोधी है नीतीश कुमार और किसी भी तरह से कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। जी ठीक है, आप लोगों का शुरुआती वक्तव्य खत्म हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकेंगे और उसके बाद मुकाबला का भाग 2 शुरू करेंगे और उसमें चर्चा यही करेंगे कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए, ताकि एक वर्ग विशेष आपके साथ रहे, राजनीतिक फायदा हो, उसके लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं? और क्या बिहार एक अनोखा राज्य है जहां ये हो रहा है और जगह और पार्टियां नहीं कर रही? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी बात हुई कि एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि आधे नेता कुछ बोल रहे हैं, आधे कुछ और बोल रहे हैं। आधे नेता खास तौर से बीजेपी की, जो कि इसी वर्ग विशेष को बिलोंग करते हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। तो क्या सत्ता के लिए हमेशा ऐसा देखा गया है कि अपराधियों का आनंद ही आनंद होता है? मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नवल किशोर आपसे शुरू करना चाहता हूं। जो डीएम थे, जिनकी हत्या का जिसमें ये सजा याफ्ता थे, और उनके घर वालों, परिवार वालों, उनकी पत्नी जो हैं कृष्णैया जी की, उनकी बेटी जो है पद्मा कृष्णैया, वो कैमरे पर आकर के रो रही हैं। एनडीटीवी के कार्यक्रम में आकर के वो बहुत दुखी हैं। आईएएस एसोसिएशन एक के बाद एक अलग अलग राज्य की उठ खड़ी हुई है और ये सवाल पूछ रही है कि ये कहां का इंसाफ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका पद्मा कृष्णैया के लिए क्या संदेश है, कृष्णैया जी की पत्नी के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं आप उनको? देखिए, इसमें कहने और नहीं कहने की कोई बात नहीं है। बेहद दुखद और त्रासद घटना थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून के नज़र में एक हत्या माना गया और उसके हिसाब से उनको सजा दी गई। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ इस केस में कि जो सजा वो भुगत चुके हैं
और उसके आधार पे आप कहिएगा रिहाई की बात, तो पिछले 6 साल में 650 के आसपास रिहाइयाँ हुई हैं। मात्र आनंद मोहन जी ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, और वह एक प्रोसेस के द्वारा दिया गया। उस प्रोसेस में सिर्फ एक चीज़ कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके हत्या को या उसके मर्डर को बहुत अलग तरीके से देखने की बात थी, जो पिछले 2012 के बाद हुई है, उसको केवल हटाया गया है। और इसमें 27 में भी मात्र यही है, ऐसा नहीं है कि बाकी सब लोग उसी में आते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ को ये कहना कि केवल उनके लिए उस कानून को हटाया गया है, ये तो जायज़ नहीं है। डॉक्टर किशोर, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि पब्लिक सर्वेंट की हत्या में सजा याफ्ता इंसान, उसको क्षमा मिल जानी चाहिए? नहीं, आप ये बताइए, पब्लिक सर्वेंट क्या केवल आईएएस है? पब्लिक सर्वेंट तो चपरासी से लेकर और जो ऊंचे अधिकारी हैं सब हैं, ये सबके लिए रूल मैं सभी के लिए लेकिन दूसरी बात ये है, आपको लगता है कि क्षमा मिल जानी चाहिए? नहीं, दूसरी बात ये है कि हत्या चाहे किसी की भी हो, वो चाहे साधारण गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हत्या उतना ही संगीन है अगर आप कानून की दृष्टि से देखते हैं। तो बहुत सारे लोग आनंद मोहन के समर्थक हैं और वो आपके साथ हैं और वो राजनीतिक दल में हैं, इसका मतलब कि ये प्रक्रिया कर दी जाए? देखिए, ये इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, एक नैतिकता के आधार पर, एक इंसान के तौर पर मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या आप कृष्णैया जी के परिवार को सामना करके ये चीज उन्हें बता पाएंगे कि जो आपने किया है वो ठीक किया? नहीं, ये आपको पता नहीं मालूम है कि आनंद मोहन जी के बेटे ने इच्छा जाहिर की है कि अनुमति मिले तो वो परिवार से जाकर मिलेंगे। अगर इस घटना को से अगर वो स्वयं इस चीज को या कोई भी आईएएस एसोसिएशन को आप क्या कहेंगे, चाहे झारखंड की हो, दिल्ली की हो, ऑल इंडिया हो, हर आईएएस एसोसिएशन इस फैसले से नाराज है? मैं वापस आऊंगा आपके। नहीं, देखिए, आईएएस एसोसिएशन को अपनी बात रखने का अधिकार उतना ही है जितना सबको है। वह एक मत है, वो मत ही एकदम सच है ऐसा तो नहीं है। जो लोग उस रिहाई कमीशन कमीशन में हैं, जो प्रक्रिया है वो तो कानूनी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है। कोई व्यक्तिगत, जैसा कि भाजपा वाले बोलते हैं कि आरजेडी ने गैंगस्टर और एक अपराधी के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। जो अपराध करता है वो कानून के नजर में अपराधी है और उसको सजा मिली है। सजा काटने के बाद, जिस सजा काटने के बाद सजा कहाँ पूरी हुई? नहीं, सजा मैं आऊंगा आपके पास, आप अपना इंटरजेक्शन घबराइए नहीं, अब आपको मौका मिलेगा। सजा कंडोन नहीं किया गया है। आजीवन कारावास का मतलब 14 साल है, वो लगभग 16 साल जेल में रहे हैं। ये भी तो पूरा पब्लिक डोमेन में है। कानून में एक प्रावधान था 2012 में, जैसे कि अभी नवीन जी बता रहे थे, इन्हीं नीतीश कुमार के राज में आया था और उसके बाद वो वापस हटाया गया। जाहिर सी बात है कि वो कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, और ये जो आप 26 एक नाम बता रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा नाम आनंद मोहन का दिखता है। तो क्या ये इनको लाभ पहुंचाने के लिए? पब्लिकली यस, आनंद मोहन सबसे बड़ा नाम है, लेकिन इससे भी बड़े ड्रेडेड क्रिमिनल हैं जो छोड़े गए हैं, जिनके ऊपर महासंगीन अपराध हैं जो छोड़े गए हैं। अब आ जाते हैं बीजेपी की बात कर लेते हैं। बगल के मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो वहां पर भी रघुराम कांसना एक नाम के, एक कंसाना, हाँ, रघुराम कंसाना, ये उनका नाम है। ये जब तक कांग्रेस में थे तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, इनके ऊपर डकैती, पुलिस स्टेशन में घुस आना, इस सब तरीके के आरोप लगाए। और जैसे ही ये बीजेपी के हुए, ये माननीय हो गए, कैबिनेट रैंक हो गई। मेरा सवाल ये है कि आज आप आरजेडी और जेडीयू पे हमलावर हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में हमने लगभग इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हर दल को करते हुए देखे हैं। देखिए संकेत जी, संगति का भी असर होता है। रत्नाकर से वाल्मीकि हो गया, कसाना को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? अब ये क्या बात हुई? ये तो आप हल्के में बात ले रहे हैं। नहीं, हल्के में नहीं ले रहे हैं। नहीं, मुझे आप ही की सरकार में, इस तरीके की कोई गतिविधि वो कर ही नहीं सकते हैं। आप ही की सरकार में एक आदमी डकैत है। हमारे यहाँ इस तरीके की कोई गतिविधि कर ही नहीं सकते हैं, हिम्मत ही नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई आपके यहाँ आ जाए तो वो आप क्षमा कर देंगे? क्षमा नहीं कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे वॉशिंग मशीन से। अब जो भी हो वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ठीक कर देंगे ये हम जानते हैं। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये रूल है, ये सब लोग समान होने चाहिए। मतलब कृष्णैया वॉज एन आईएएस, सो ही वॉज गिवन ए प्रोटेक्शन। तो इनका कहना है कि नहीं, सब सामान्य है, सब रूल सेम होना चाहिए। तो मैं इनसे कहता हूं कि ये जितने विधायक हैं उनसे विड्रॉ कर ले सिक्योरिटी, मिनिस्टर से विड्रॉ कर ले, कमिश्नर से विड्रॉ कर ले, डीएम से विड्रॉ कर ले, एसएसपी से विड्रॉ कर ले, सबको समान कर दें और देखें कि फिर वहां लाश का अंबार कैसे लग जाता है।
देख ले। जी ये क्या बात नवीन, अगर नहीं, सामान्य करना है एक तो। सेकंड, जरा बात को आगे बढ़ाई जाए। नवीन जी, देखिए इसका फर्क क्या पड़ेगा जमीन पर अगर इस तरीके की चीजें बहुत ओपनली जस्टिफाई होंगी। देखिए अगर जैसे ही सवाल आरजेडी से पूछा जाता है बिहार के संदर्भ में तो वो गुजरात की बात करते हैं। मैंने भी अभी आलोक वत्स जी से सवाल मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा। क्या हम ये मान के चलें कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो उसको गैंगस्टर, अपराधी, कन्विक्टेड अपराधी, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, इन प्रिंसिपल कोई दिक्कत नहीं है, और बात में कोई भी तर्क जो है उसको रेट्रोफिट करके प्रस्तुत किया जा सकता है? वो तो ऑब्वियस है। आई मीन हम लोग केवल क्रिमिनल की बात करते हैं, हमेशा हम जब बात करते हैं तो दो तरह के क्रिमिनल, एक जो हार्ड कोर क्रिमिनल है जो मर्डर रेप करता है, दूसरा व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। ठीक है, तो आप ये देखिएगा पॉलिटिक्स में ये व्हाइट कॉलर जो क्रिमिनल है, जो कि करप्ट है, जो कि केसेस फेस कर रहा है, वो आप देखिए कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उसके साथ चला जाता है वो बचने के लिए। और ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी को अपने साथ रखने में दिक्कत इसलिए नहीं होती है कि दे आर मनी बैग, इनके पास बहुत पैसा रहता है, ये राजनीति को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये सालों से ये चला जा रहा है एंड चलते रहेगा ये। इसमें अब जहां तक ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स के सवाल हैं जो कि मर्डर और ये सब में इन्वॉल्व हैं, तो इनका एक डोमेन रहता है। और हमने ये भी देखा है कि देयर इज ए टेंडेंसी, जो ग्राउंड पर जाके आप देखिएगा तो कास्ट में एक रहता है कि ये जो बाहुबली है वो मेरा प्राइड है, तो दे आर एबल टू रैली अराउंड देयर कास्ट, समझ रहे हैं ना। तो ये कंपल्सरी वही चीज यहां हो रही है। हाँ, ये उसका ये हम आपको बताते हैं। आई विल गो इनटू द नट एंड बोल्ट ऑफ इट कि क्यों ये किया गया है। इसमें दो कारण हैं। आप पिछले 2 बार के इलेक्शन बिहार के अगर आप देखिएगा, एमएलए के इलेक्शन 2015 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 20 राजपूत एमएलए जीते थे, जिनकी संख्या बढ़कर 2020 में 28 हो गई। और उसमें केवल 19 थे एनडीए के, 15 बीजेपी के थे। तो इस साइड जो था, जो आरजेडी एंड जेडीयू, इनके राजपूत एमएलए एक दो जीते थे, समझ रहे हैं। जेडीयू आरजेडी से तो जीते थे, लेकिन जेडीयू से 1 या 2 केवल जीते थे। अब नीतीश कुमार की ये भी एक मजबूरी है कि कुछ ना कुछ वो अपर कास्ट के वोट अपने साथ लाएं, क्योंकि कुशवाहा का वोट, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए राजपूतों का 4% 5% वोट है बिहार में, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करते हैं करीब 40 सीट्स। आपको लगता है कि आनंद मोहन इतने कद्दावर नेता हैं नहीं, हम नहीं कि वो मानते। इन्फ्लुएंस कर लेंगे? क्योंकि आप बीजेपी की ओर से भी अगर देखें तो राजीव प्रताप रूडी किस समुदाय से बिलोंग करते हैं हम जानते हैं, गिरिराज सिंह किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, और दोनों ने कुछ ऐसी बातें की हैं। ये बीजेपी मेरा में मानना होते है, हुए। मेरा मानना है राजपूत। अच्छा, हाँ। मेरा मानना है कि देखिए ये नहीं लगता है कि बहुत दिनों से, अगर आप देखिएगा आनंद मोहन के साथ साथ एक और चर्चित नाम थे उस दिनों, वो 1990 में वो थे पप्पू यादव। पप्पू यादव बहुत एक्टिव रहे हैं, लेकिन कभी भी लीडर के रूप में उभर कर नहीं आए हैं। और उसी तरह आनंद मोहन, मेरा नहीं मानना है कि आनंद मोहन बिहार की राजनीति को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर तो सकते हैं। अगर ये जो दाव चला गया है आरजेडी जेडीयू के हिसाब से, हाँ। वो आप कह रहे हैं उतना कारगर भी सिद्ध नहीं होगा। इसमें 1-2 क्रूशियल सीट मेरा एक हैं। सबमिशन देखिए है। सर, वो खत्म कर लें फिर वापस। हाँ, ये डिसीजन जो है इसके पीछे बिहाइंड द सीन देयर आर थिंग्स, जो कि 1 या 2 क्रूशियल सीट्स हैं बिहार में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, जहां पर बड़े नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा लगी रहेगी, और वहां पर ये वोट को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जिस मंशा के साथ नीतीश कुमार ने ये अपने आप को आरजेडी का मोहरा बनना स्वीकार किया है, वो कामयाब होने वाली नहीं है। अभी नवीन जी कह रहे थे कि वो एक 4-5% का जो वोट राजपूतों का है। आप बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में चले जाइए, विकास दुबे की जब हत्या हुई, जब उनको मारा गया, तो ये एक आम धारणा बनी कि जी ब्राह्मण तो अब नाराज हो जाएगा और वो नहीं खड़ा होगा इसके साथ। आज देश की राजनीति बदल गई है, लोगों की सोच बदल गई है। लोग विनाश की बात नहीं जानना चाहते हैं, वो विकास की बात करते हैं। और देखें अगर तो आज बिहार का राजपूत भी जो ये कहा जा रहा है कि यूपी में कौन सा कानून का राज है? या तो इनकाउंटर राज है। नहीं, नवल जी वापस हम बात करेंगे यूपी को, तो आप टच भी नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना काउंटर आपकी दीजिए। सोच से परे है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल किस तरह सोच का से शासन परे है। हम पुलिस घेरे में वहाँ हत्या नहीं होती है, मीडिया के सामने वहाँ हत्या नहीं होती है, अपराध का खात्मा अपराध से नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। न्याय का एक प्रक्रिया है, न्याय से ऊपर कौन जा सकता आप है? नहीं जानते हैं बिहार में कितना पोटेंशियल था उस जंगल राज की वजह से, जो वहां के व्यापारी थे, जो वहां आम आदमी था, और वो आपने पलायन को मजबूर 1 रुपए का था। इन्वेस्टमेंट वो नहीं रहना करा पाया। चाहता था
कि हम बिहार में रहेंगे, हम पैसे क्या कमाएंगे, हमसे तो यहाँ वसूली दे दे के हमारी जान चली जा रही है। लेकिन एक सेकंड, कात्यायनी जी, कात्यायनी जी, ऐसा है, ये जो आप कालखंड बता रही हैं, वो कालखंड खत्म हुए भी 2005 के बाद, नई सरकार, एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य बर्बाद हो गया है बिहार में, पूरा प्रदेश बेरोजगार हो गया है। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार वही तो कर रहे हैं जो उनको और आपके साथ क्या कर रहे जाता है लालू प्रसाद यादव के यहाँ से, वो उसी पर काम कर रहे हैं। वो किसी तरह से, वो कहते हैं ना, मन मन भावे मूड डुलावे। नीतीश कुमार दरअसल जब जब ये बात कह रहे होते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, तब आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। वो अपने यहाँ एक कहावत कहते हैं, मन मन भावे मूड डुलावे। अंदर से तो उनको मन पूरा है, क्योंकि जब भी अगाड़ी मोर्चा खड़ा होता है जो कि पिछाड़ी में बदलता जा रहा है, तब उनको ये स्टेटमेंट देखते हुए हम देखते हैं। ठीक है, नवीन जी पहले, फिर वापस आपका, क्योंकि आपको यूपी के बारे में बोलना था तो आप बोल लीजिएगा। नवीन जी, एक चीज केवल हमको जानना है, आई एम क्यूरियस कि आप कह रहे हैं कि यूपी में इतना सिचुएशन बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये चीज अगर इतना गलत है, आनंद मोहन की रिहाई, तो बीजेपी का क्या ऑफिशियल स्टैंड है? बीजेपी के सारे बड़े लीडर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उनके एमपी सपोर्ट कर रहे हैं, मंत्री सपोर्ट कर रहे हैं। ये इसमें तो इतना हमको डुप्लिसिटी दिखाई दे रहा है। सारे लोग नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गलत किया, लेकिन रिहाई सही है कि नहीं? बीजेपी का क्या ऑफिशियल स्टैंड है? आज तक हमको नहीं पता है कि बीजेपी का क्या ऑफिशियल स्टैंड है इतने बड़े डिसीजन पर। तो ये राजनीतिक मजबूरी हो जाती है सब लोगों की कि भाई ना बोलो, ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, चुप रहो, एक भी वोट खराब ना हो। तो ये डुप्लिसिटी है, ये पॉलिटिकल कंपल्शन है। नहीं तो जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये बीजेपी की आलोचना है। फिर आलोचना आप जो कहिए, जब सच्चाई है वो। बिहार का आदमी बोल रहा है कि जो हुआ गलत हुआ, और दिल्ली का आदमी बोल रहा है जो हुआ ठीक हुआ, तो क्या करें? इसमें बीच में लटकंबू बन के लटके। एटलीस्ट ये बहुत फ्रैंक बोले हैं, देखिए बहुत कम लोग। तो इसका मतलब ये आप मानते हैं बीजेपी में कंफ्यूजन है? ये मैं क्या मानता हूँ, आप नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, इसीलिए तो सवाल पूछ रहा हूँ। वो तो दिख रहा है, तो कंफ्यूजन हुआ है ना, वो तो दिख रहा है कि आधे नेता कुछ, आधे कुछ। इस इशू पर कंफ्यूजन हुआ है ना, इस इशू पर कंफ्यूजन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कात्यायनी जी कैसे होगा? या तो स्थिति स्पष्ट करें, या तो प्रधानमंत्री अमित शाह, बड़े बड़े नेता सामने आकर के बताएं। कात्यायनी जी स्पष्ट कर दें कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, यही बोल दें। कहती हूँ कि अभी राजीव प्रताप रूडी या सुशील मोदी या गिरिराज सिंह का जो स्टेटमेंट है, वो अपना उनकी निजी राय है, ठीक है। अमित शाह ने इससे पहले जाके अमित शाह ने साफ तौर पर एक संदेश दिया है, जिसके बाद ही नीतीश कुमार की छटपटाहट भी देखी जा रही, क्योंकि वो हमेशा बार्गेन मोड में रहे। अब उनको लग रहा है कि अमित शाह ने तो साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह से हमें नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है, उनको साथ नहीं रखना है। तो उनको लगता है कि अब तो हमारा वो जो बार्गेन एक कंपेनियन था जिससे हम लगातार कर पा रहे थे, वो तो पल्ला झाड़ चुका है। तो अब आरजेडी से ही इससे पहले, अभी आप थोड़ी देर पहले यूपी की बात कर रही थी डॉक्टर किशोर, अभी वापस आऊंगा आपके पास। आपने बोला कि यूपी में हमने देखा है कि किस तरीके से गैंगस्टर्स की महिमा मंडन नहीं होता है और ये सारी चीजें, लेकिन जब अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में मौत होती है, वो कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल था, वो कानून ने नहीं कहा था कि उनको इस तरीके से सजा दी जाए। कानून जब सजा देता तो वो रूल ऑफ लॉ स्थापित होता, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं हुआ, यानी कि एक गैंगस्टर को खत्म किया एक और गैंगस्टर ने। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो गैंगस्टर का जो चक्र चला जा रहा है यूपी में, ये कौन सा कानून का राज है? और उसके बाद बीजेपी के नेता घूम के बोलते हैं ऊपर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आसमानी फरमान। उस पर जांच हो रही है, जांच के लिए कमेटी बैठी है, सबके सामने चीजें साफ हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी मैं और पैनलिस्ट की बात सुन रही थी कि अच्छा, बुरा और बहुत बुरे में चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? बहुत बुरा चुनेंगे? मुझे नहीं लगता कि अतीक अहमद के साथ जो हुआ उस पर किसी भी तरह का विलाप ऐसा करना चाहिए। कोई विलाप अतीक अहमद के लिए नहीं, तो गलत विलाप हो गया। कानून का राज स्थापित नहीं था उस पर। कानून अपना काम कर रही है, अब नहीं फॉलो हुआ, अब जांच चल रही है, हत्या हुई है। आप जांच चल रही है, उस जांच जो में क्या है? गैंगस्टर से किसी को नहीं, जो यूपी में हुआ अतीक और अशरफ के मामले में, उसमें कानून पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है, उसमें इंटेलिजेंस पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है, और ये एक करारा तमाचा लगा है वहां की कानून व्यवस्था को। लेकिन उसको योगी जी ने नहीं कुछ करवाया, उसमें एक चूक हुई,
और ये पहला बार नहीं है पुलिस कस्टडी में वहां लोग मारे ये गए। मैं तब मान सकता था, ये मैं तब मैंने मान कहा सकता ना, था जांच जब चल रही है, जब जांच अगर- के जब ये मैं योगी तब जी मान करवाते सकता था हैं। जब यूपी, एक सेकंड, जब यूपी सरकार के मंत्री आकर के ये ना बोलते कि ये आसमानी फरमान है, सब कुछ पाप पुण्य यही, इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। ये बहरहाल देखिए, इन बहरहाल बयानों से गलतफहमी हुई डॉक्टर है। नवल किशोर के पास आते हैं। डॉक्टर किशोर, मैं फिर से एक बार आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। कृष्णैया जी की पत्नी और कृष्णैया जी की बेटी के आंखों में आंखें डाल करके, उनसे क्षमा मांग करके, क्या आप उनसे सामना कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपका फैसला जो था वो सही था? देखिए, मैं तो आपको बोल रहा हूं कि आनंद मोहन के बेटे ने वहां जाने की इच्छा भी सरकार जाहिर आप की हैं, है। आनंद मोहन का बेटा छोड़िए, फैसला आपका है। नहीं, सरकार का फैसला तो जो है वो तो आपको पता ही है, लेकिन जिस आनंद जो मोहन प्रभावी का बेटा तो नहीं, शादी आप- में इनवाइट नहीं, करने आप- के लिए आप- बुला रहा एक- है। एक- वो आएंगे एक- कभी आप- शादी एक में? सेकंड, एक सेकंड, मेरा सवाल डॉक्टर कभी नवल, शादी में आएंगे, एक जिस से- शादी में आप बुला रहे आलोक वत्स, हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं, ये अच्छा है, चित भी मेरी पट भी मेरी। एक सेकंड, नहीं, नहीं, आप- एक सेकंड। डॉक्टर नवल किशोर, मेरा सवाल, क्या आप कृष्णैया जी के परिवारजनों को वहां जा करके उनको समझा सकते हैं कि जो आपने किया है वो सही किया है? क्या ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अगर आप इतने ही सही हैं तो क्या आप उस मृत डीएम के परिवारजनों को, आप उनको ये कन्विंस कर सकते हैं कि जो फैसला आपने किया है वो सही है? देखिए, रूल ऑफ हाँ या ना? नहीं, यहाँ तो आप डिफेंड नहीं, कर आप लीजिए। आप Rule of कॉन्टेक्स्ट law को तो आप ताक पर धर दिए, आप rule of कॉन्टेक्स्ट law का बताइए। बातें सुनिए मत तो कीजिए। पहले, आप- एक सेकंड। आप Rule इतना of law को तो आप ताक पर रख इतना दिए। परेशान मत होइए। रूल ऑफ लॉ को कौन ताक पे रखता है कि मीडिया ग्लेयर में और पुलिस सुरक्षा के अंदर में हत्या कर दी जाती है और आप उसको सेलिब्रेट करते हैं? ये तो आपके रूल ऑफ लॉ का है। एनकाउंटर राज है, बुलडोजर राज है, कहाँ है कानून? कहाँ है कानून? आप बताइए कि कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है जहाँ पर बुलडोजर राज को, एनकाउंटर राज को सेलिब्रेट करते हैं? और वहाँ पे तो ऐसे भी लोग हैं जो अपना केस खुद ही हटाए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहां रुकना है और ब्रेक के बाद क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे और सवाल फिर से वही पूछेंगे कि चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर आप अपराधियों को क्षमा करेंगे, राजनीतिक लाभ के लिए क्षमा करेंगे, तो फिर उनका तो आनंद ही आनंद होगा, लेकिन फिर जनता का क्या होगा? जो सरकारें चुन के आई हैं, क्या आप वो वादा जनता से पूरा कर पाएंगे? या जो डीएम जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवारजनों की आंखों में आंख में डाल करके आप ये बात बोल पाएंगे कि आपने जो फैसला लिया वो सही था? मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कात्यायनी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्लोजिंग कमेंट्स ले लें एक एक करके। जी संकेत जी, साफ है स्थिति, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बिहार की जो स्थिति है वो दयनीय है आज के समय में। अगर देखें तो जो पहले 2 दशक पहले जो स्थितियां थीं कमोबेश वही होती जा रही हैं। एक परिवार विशेष ने अपने चिराग को, घर का जो है उसको मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा हुआ है, तो वो अपने हिसाब से अपना वो जो इक्वेशन है, कास्ट इक्वेशन, उसको बिठा रहे हैं। MY है तो राजपूतों को भी खुश कर लो, तो सब कुछ कर लो, और उसका चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है। आज दुख होता है ये सोच के कि नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू थे, जिन्होंने बिहार में उस जंगल राज को खत्म करके एक नई व्यवस्था लागू की थी, लोगों में एक भरोसा बन गया था कि अब बिहार में भी हम अपना कामकाज कर पाएंगे, हमारे बच्चे भी बड़े हो पाएंगे, बढ़िया हो पाएगा। आज फिर वो उसी कदम पर चल पड़े हैं, उसी राह पर चल पड़े हैं। जब उनको आरजेडी की तरफ से बड़े बड़े फर्रे पकड़ाए जा रहे हैं और 27 लोग जो अभी रिहा हुए हैं, वो इसका साफ तौर पर उदाहरण है कि नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, सत्ता का लोभ, और उसी कुर्सी के लिए वो आनंद में रहना चाहते हैं। तो आज रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है आनंद मोहन जैसे लोगों डॉक्टर किशोर, आपका क्लोजिंग। देखिए, सबसे बड़ी बेचैनी भाजपा की ये है कि जब नीतीश कुमार ने निर्णय किया बेस्ड ऑन फैक्ट कि इस दल के साथ कोई भी दल नहीं रह सकता है और आकर वो महागठबंधन की सरकार बनाए, तो इतनी बेचैनी बढ़ी कि देश का गृह मंत्री एक राज्य में लगभग 6 बार जाता है, हर 1-1.5 महीने में जाता है और कहता है कि यहाँ जंगल राज है। जंगल राज होने के बावजूद भी वहाँ जाकर बड़ी सभा कर लेता है। कहीं पे लोग परेशान होते हैं, फिर भी वो उल्टा सीधा बात करके और चले आते हैं कि हमें 2024 में जिता दो, हमें 2025 में जिता दो, हम दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। और वो ऐसे प्रदेश से आते हैं कि दंगा के इतिहास में सबसे काला पन्ना जो है वो उनके राज्य से आता है, और वो आकर बिहार में ज्ञान देते हैं, जो कि जिसको वो जंगल राज कहते हैं वो एकदम दंगा
गंगा मुक्त था 15 साल तक, और यही कारण है कि और जिस तरह से उन्होंने लोगों को खासकर गरीब और वंचितों के साथ रहे, वो आज भी वो उन चीजों के लिए वो जाने जाते हैं। और लेकिन आपने मेरे सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दिया। पूरे कार्यक्रम में मैं ये पूछता रहा कि कृष्णैया जी के परिवारजनों के पास आप जा करके ये बात समझा पाएंगे या नहीं, आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे जो लॉजिक आप यहाँ पर दे रहे हैं? उसका जवाब आपने नहीं दिया मुझे। फिर आप वही बात कह रहे हैं। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि जो कानून का प्रक्रिया है वो किसी के लिए भी, वो चाहे आपके लिए हो, हमारे लिए हो, सबके लिए एक ही है। जब सजा देखिए जो अपराध हुआ उसका सजा मिला कि नहीं? आप क्या चाहते हैं कि मिट्टी में मिला देना चाहते हैं? जैसा कि एक मुख्यमंत्री सदन में बोलता है कि मिट्टी में मिला देंगे और कुछ दिन के बाद उसको गोली मार दी जाती है। नवीन जी, और वही कानून का रूप है क्या? टॉकिंग ऑन ए सीरियस नोट जी, ये मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट शुड स्टेप इन एंड सुप्रीम कोर्ट एक फ्रेमवर्क बनाए कि हाउ रेमिशंस हैव टू बी डिसाइडेड एंड स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स किया जाए। अदरवाइज टू से कि ये रिहाई गलत है और वो सही है, आई थिंक वही इमोरल होगा। हम लोग हाउ डू वी जज कि जो 26 लोग जो छोड़े गए हैं जस्ट बिकॉज वो लो प्रोफाइल थे तो हम लोग उनको भूल गए हैं, लेकिन जिन लोगों को भी आजन्म कारावास होती है वो सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं तभी होती है। लेकिन हम लोग 20 साल में अगर आप देखिएगा तो 2-4 केसेस होते हैं जिस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, और जो लोग छूट जाते हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, और काफ़ी ये मिसयूज होता है। मेरे अनुसार ये जरूरी है कि इसको डिफाइन किया जाए और इस पर एक सीरियस बहस होनी चाहिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्राइम जो है जिसमें हम रेमिशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, और इस पर एक फेडरल कानून बनना चाहिए जो कि हर राज्य इसका पालन करे। क्योंकि नहीं तो अभी ये महत्वपूर्ण बात बोली आपने, वरना क्या है अभी जिसका जैसे मन करे उसका जो है स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट दे डिसाइड कि क्या मेरा मैनुअल रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, क्या उसमें टिंकरिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें फेडरल स्ट्रक्चर की भी बात आएगी कि भाई कैसे केंद्र कैसे, इसीलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए हमने कहा कि सेंटर नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट शुड स्टेप इन एंड डिसाइड। एक महत्वपूर्ण बात आप हम लोगों को बता रहे हैं। आलोक जी आखिरी देखिए संकेत जी, एक विदेशी आया था इंडिया में, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पता कर लें, 7 दिन के अंदर उसको 77 डेफिनेशन मिल गया इकोनॉमिक्स का। जिसको जैसा मन किया वो अपना इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन वही दे दिया। तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, जिसको अपनों को सूट करता है उस ढंग से तब्दीली कर लेती है। और इनकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि एक गाइडलाइन होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इसके ये सब पर लागू है, यू कैन गो बियॉन्ड दिस। और दूसरी बात, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा महत्व है। जब प्रसाद बनता है तो उसमें डाला जाता है, तो छोटा बड़ा कोई भी तुलसी हो डल जाएगा तो प्रसाद हो जाएगा। तो यहां पर वही हाल है, छोटा और बड़ा सब इसमें इन्वॉल्व है, कोई बचा हुआ नहीं है। मैं आपके प्रेस्टिजियस चैनल से देश की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जब तक उनका बहिष्कार नहीं करेगी तब तक इनकी गाड़ी चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर नवल किशोर, नवीन उपाध्याय जी, आलोक वत्स और कात्यायनी चतुर्वेदी। आपका छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। आनंद मोहन जी के बेटे ने इच्छा जाहिर की है कि अनुमति मिले तो वो परिवार से जाकर मिलेंगे। अगर इसको, इस घटना को से अगर वो स्वयं इस चीज को या कोई भी आईएएस एसोसिएशन को आप क्या कहेंगे, चाहे झारखंड की हो, दिल्ली की हो, ऑल इंडिया हो, हर आईएएस एसोसिएशन इस फैसले से नाराज है। मैं वापस आऊंगा आपके। नहीं, देखिए आईएएस एसोसिएशन को अपनी बात रखने का अधिकार उतना ही है जितना सबको है। वह एक मत है, वो मत ही एकदम सच है ऐसा तो नहीं है। जो लोग उस रिहाई रेमिशन कमीशन में हैं, जो प्रक्रिया है वो तो कानूनी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है।